नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज के हमारे जम्मू कश्मीर की सियासत कार्यक्रम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं, चुनावों को लेकर क्या स्थिति है। तो वर्मा साहब, पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप बताएं कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में जो चुनावी चक्कर चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव जल्द होंगे या अभी इसमें समय है? देखिए, इसका जवाब दो हिस्सों में है। एक तो यह है कि अगर हम परिसीमन आयोग के मुखिया यानी सेवानिवृत्त रंजना देसाई की बात माने, जो करीब पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ आई थी, उनका कहना था कि हम मार्च में इसकी रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। उम्मीद जताई गई थी कि मार्च में रिपोर्ट आने के बाद, जिस प्रकार केंद्र सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि रिपोर्ट आते हम चुनाव करवा देंगे, तो एक अच्छी उम्मीद बंधी। तभी से देखा जा रहा था कि लगातार, चाहे वो भाजपा तो खैर साल भर लगी रहती है इसी काम में, और कांग्रेस के दो धड़े हैं, गुलाम नबी आज़ाद और GA मीर जो अध्यक्ष हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इवन हर्षदेव की पैंथर्स पार्टी, सभी अपने स्तर पर सक्रिय हुए हैं। और ये उम्मीद की जा रही, अभी भी उम्मीद की जा रही है कि चुनाव शायद समय पर होंगे। लेकिन विवाद कहाँ से खड़ा हुआ है? विवाद खड़ा हुआ है जो संसद में बयान दिया गृह राज्य मंत्री सत्यानंद राय ने। उसके बाद चूंकि उन्होंने कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं करी, और उसके बाद ये आशंकाओं का बाजार गर्म हुआ। उसी के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि शायद ये टालना चाहते हैं, यही कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना ये है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो होनी चाहिए लाजमी तौर पे, चूँकि लोकशाही ही आम मुद्दों, चाहे पॉलिटिकल आदमी पे लाख करप्शन के आरोप लगें, लेकिन लोकशाही फिर भी इस देश में बेहतर मानी जाती है नौकरशाही के बने से, चूँकि नौकरशाही में सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ा आरोप ये होता है, हर जगह शोर मचता है कि लाल फीता समय में हालात भी ऐसे हैं। और इवन बीजेपी के नेता भी कोई खुली कोई खुद्दा-भी जबान में ये मानने को तैयार है कि नौकरशाही हावी है। अब आपने बात परिसीमन आयोग की है, तो उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि हमसे परिसीमन को लेकर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि उनसे पूछने की कोई ज़रूरत थी? देखिए, परिसीमन आयोग को लेकर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान मैं ठीक नहीं मानता, इसलिए क्योंकि जो स्टेट से हमारे 5 सांसद हैं, जम्मू पुंछ से जुगल किशोर शर्मा, डोडा, उधमपुर, कठुआ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो PMO में राज्य मंत्री, और वैली के तीनों सेवानिवृत्त जस्टिस हसनान मुसैदी, अपना मसूदी अनंतनाग से, डॉक्टर फजलुल्लाह खुद श्रीनगर से सांसद हैं, अब अकबर लोन जो हैं वो बारामूला से हैं। इनको तो बाकायदा बुलाया गया मीटिंगों में। ये बयान उनका पूरी तरह सत्य नहीं है, और उनकी तरफ से कहा गया परिसीमन आयोग की तरफ से। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने कहा जी हमारी सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है, उस पर असर पड़ता है। तो हो सकता है कि परिसीमन, अभी जो टाइम है मार्च अभी 3 महीने 4 महीने पड़े हैं, हो सकता है वो बुलाएं और इनका व्यू पॉइंट लें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इनका व्यू पॉइंट लेंगे। लेकिन इन बिटवीन यहाँ दौरा कर चुका है परिसीमन आयोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, कारोबारी हैं, सबका उन्होंने व्यू पॉइंट लिया है। तो फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं, हम समझते हैं अतिरंजित बयान है, राजनीति से प्रेरित है, और मैं समझता हूँ कि इन जैसे बड़े कद्दावर नेता को इस तरह के बयान सोच समझ के देने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, जैसे कि आप जानते हैं, बीते 3 दिनों से जम्मू में ही हैं, और अलग अलग वो अपने जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग ग्रुपों में उनसे बात की जा रही है। जैसे कल ST के साथ थी, ST कन्वेंशन थी, आज SC कन्वेंशन थी। तो आज भी, कल भी उन्होंने मीडिया पर प्रहार किया, आज भी मीडिया पर प्रहार किया है। आज भी उन्होंने कहा है कि जब उनका दौर था तो अखबारें उनका जनाजा निकाल दिया करती थी। मतलब इस प्रकार की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की कि कहते थे कि मुझे रोना आ जाता था कई बार कि इतना कुछ लिखा जाता था। आज एडिटर खुद मानते हैं कि हमें 2 लाइनें लिखेंगे तो हमें थाने बुला लिया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब हो या गुलाम नबी आज़ाद हों, ये इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं जानकार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इनके खिलाफ अगर कभी खबर लिखी गई तो उन्होंने मालिकान से कह के बंदे का ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ये इतने दूध के धुले नहीं हैं। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि मौजूदा जो दौर है, कोट एंड कोट गोदी मीडिया का दौर है, ये सारे देश में बोला जा रहा है। और ये भी बात किसी हद तक सच है कि जो मीडिया ग्रुप संस्थान
हुकूमत के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो उनको एजेंसियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के संगीन आरोप विपक्ष भी लगाता है और भी लोग लगाते हैं। तो लेकिन ये पूरी तरह ये कह दें कि हमारी हुकूमत में हम दूध के दूल्हे थे, ये भी बात गले नहीं उतरती। ये फारूक साहब भी जानते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी जानते हैं, दूसरे नेता भी जानते हैं इनके अंदर कितना। ये तो प्राइम मिनिस्टर के लिए अहंकार ही कहते हैं। मैं कहा तो इनका अहंकार तो देखने लायक होता था, किस तरह का अहंकार था, एक खबर नहीं चला सकते इनके खिलाफ। तो मेरा मानना यह है कि कल भी किसी एक पत्रकार ने, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एक पत्रकार ने कोई सवाल पूछा तो फारूक अब्दुल्ला साहब का जो रिएक्शन था वो हमारे पास बाइट पहुंची है। उसमें उन्होंने उसे सीधे कहा है कि तुम जो है इस तरीके के काम कर रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत सुना है तुम्हें। इस तरीके की कोई शब्दावली का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, क्या ये सही था? आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हुकूमत की एजेंसियां पीछे पड़ जाती हैं मालिकों के, रिपोर्टरों के, और एक तरह इस तरह का उनका एक एटीट्यूड दिखाई देता है। तो मैंने पहले ही कहा ना कि हमें इन दोनों हुकूमतों का अनुभव है, फारूक अब्दुल्ला साहब हो या गुलाम नबी आज़ाद। ये कभी बर्दाश्त नहीं करते इनकी किसी मामले को लेकर आलोचना हो। ये इस हद तक चले आते हैं कि उस रिपोर्टर को वहाँ से ट्रांसफ़र कराने की पूरी ताकत लगाते हैं। तो फारूक साहब ने जो बातें कही हैं अपने आप में कंट्राडिक्ट करती हैं। एक तरफ कहते हैं एजेंसी आएंगी, एक तरफ खुद वो उस रिपोर्टर को इंगित करके इस तरह की शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इन जैसे सुलझे राजनेता के लिए। आपने गुलाम नबी आज़ाद का भी जिक्र किया, तो इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। जब से वह दिल्ली से लौटे हैं तो इन दिनों वैली में, अगर बात करें चिनाब वैली में, तो चिनाब वैली में बड़ी सक्रियता से वो सभाएं कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये कांग्रेस का जनाधार मजबूत कर रहे हैं या अपना जनाधार मजबूत करने की कोई? देखिए, ये कोशिश है, कहते हैं ना गालिब ख्याल अच्छा दिल बहलाने के लिए, तो दिल बहला रहे हैं हमें लगता है। क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि आज़ाद साहब को इतनी रैलियों की वो थी ललक, तो सत्ता में जब दिल्ली में इतने साल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे और डिसीजन मेकर में रहे। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता था, कांग्रेस के लोग कहते हैं, नेता कहते हैं हमसे, कहते एक ज़माना वो था कि अगर हम आज़ाद के बारे में कोई बात करने आते थे, गांधी परिवार या जो प्रधान था पार्टी का, हमें वहाँ से भगा दिया जाता था। इनके ऊपर इस कदर मतलब आंखों बंद करके भरोसा था। आज ऐसा क्या हुआ कि आज़ाद साहब आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज़ाद साहब को लगता है कि मैं ये रैलियां निकाल कर आला कमान को ललकार कर शायद कुछ हासिल कर लूँगा। लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस बनती चली गई। मीर वर्सेस आज़ाद भी होता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। देखिए, मीर वर्सेस आज़ाद का तो मसला पुराना है ही, लेकिन मीर के मुंह से हमने कभी, जो हम पब्लिक में उनके बयान पढ़ते हैं, आज़ाद को लेके बयान की उनसे पूछे जाते हैं तो कह रहे हैं नहीं, आज़ाद साहब नेता हैं, हमारे नेता हैं, हम सब ठीक हैं। उनकी ओर से मैंने कोई ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं सुनी। लेकिन आज़ाद जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, आज इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में थे, आज बोलो तो ये होता है, इससे उनके मन की जो पीड़ा है, जो कुंठा है, वो साफ झलकती है कि आज़ाद साहब अपने को हाशिए में पा रहे हैं। और उनको लगता है जो G23 नेता का ग्रुप बनाया था वो आला कमान पर दबाव बनाने के लिए, वो किसी काम नहीं आ रहा। इसलिए वो G23 नेता से अलग होकर अपनी रियासत में आए। और चिनाब वैली की बात करें, चूँकि सियासी जमीन तलाशने, हाँ, वो मूलतः वहीं के रहने वाले हैं चिनाब वैली के। अब देखना दिलचस्प भी होगा। आप देखिए, इनमें कई पिछले दिनों कई नेताओं से इस्तीफे दिलवाए गए या दिए गए कांग्रेस के, बिल्कुल पूरे ग्रुप। लेकिन हैरानगी बात है कि उसमें ताराचंद जो उप मुख्यमंत्री रहे, जो आज़ाद साहब पर सबसे करीबी आदमी थे, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उनको पता है कि जम्मू में अगर लड़ाई है कांग्रेस का, चाहे जो भी इस टाइम वजूद हो, लेकिन लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होनी है जम्मू में, इस मैदान में। NCPDP वैली में लड़ेंगे, चिनाब वैली में NCPDP हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की ज़मीन जो है, जिसमें कठुआ है, सांबा है, जम्मू है और कुछ हिस्सा आप राजौरी का मान लें, कुछ हिस्से हैं जहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। तो ये उनको अच्छी तरह आभास है। लेकिन ये है कि एक कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद नया दल बना सकता है। लेकिन एक चीज़ में देखने लायक ये काबिल गौर ये है कि उनकी जितनी जनसभाएं हो रही हैं, जिस आला कमान के प्रति वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, मंच के पीछे बैनर तस्वीरें भी उन्हीं की लगी हुई हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
अब इसका मतलब क्या है कि लोगों को उन्हीं के नाम पर बुलाया जाता है या लोग उनका नाम सुनकर ही उनके जनसभाओं में दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, जहां कहा जा रहा है कि मई में या अप्रैल में चुनावों का ऐलान हो सकता है, हमारी भी भाजपा नेताओं से बहुत बात हुई है, संघ के नेताओं से बात हुई है, तो दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। तो अगर उनकी ही बात माने तो आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले आज़ाद क्या कोई नई पार्टी बनाने की फिराक में नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, आपको पंजाब में डॉक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का देखना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कितना ऊंचा नाम रहा कांग्रेस के अंदर, कद्दावर नेताओं में गिने आते रहे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? पार्टी बना ली, लेकिन समझौता उस पार्टी से किया जिस पार्टी को जीवन भर वो सांप्रदायिक कहते रहे, दंगा पार्टी कहते रहे, देश को तबाह करने वाली पार्टी कहते रहे और एंटी इंसानियत पार्टी कहते रहे। कहाँ जाके समझौता उनको करना पड़ा? कहते हैं कि जब व्यक्तिगत मसला आता है तो आदमी का विवेक काम कर जाता है, छूट जाता है, विवेक काम नहीं कर रहा। आज़ाद साहब कोशिश में है, हो सकता है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की पार्टी है या जैसे पीडीपी बनी थी वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब के टाइम बनवाई गई थी, बनी थी, जो भी थी कांग्रेस से अलग करके, और एनसी को सबक देना था, कांग्रेस को भी सबक देना था, तो एक कोशिश हो सकती है। दिल्ली, ऐसा आरोप है, हम नहीं कह रहे, हमने ना देखा ना सुना, लेकिन यह है कि अगर वो पार्टी बनाई दिल्ली के साथ नजदीकियां तो उनकी जग जाहिर है, काफी वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाउस में उनकी तारीफ की, और जिस प्रकार वो बोल रहे हैं भाषा, उनके एक भाषण में भी हुकूमत खिलाफ भले बोले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक शब्द उनके जुबान से हमने नहीं सुना अभी तक। और अगर पार्टी बनाते हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में अच्छी बात है, पार्टियां बने, लेकिन उनका असली इम्तिहान वही होगा जब वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। कौन खड़ा होगा, जो साथ चल रहे हैं वो कितने उनके साथ उस नई पार्टी में जाएंगे, ये तो समय के गर्भ में है, तब पता चलेगा कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। जैसा कि हमने बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ही शुरुआत की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे 3 दिनों से जम्मू में हैं। आज हमने एससी कन्वेंशन जो उनकी थी, एससी समुदाय के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने इस प्रकार से राजस्थान से जोड़ा कि किस प्रकार से राजस्थान के मंदिरों में एससी को जाने नहीं दिया जाता था। बतौर मुसलमान वो जा सकते थे मंदिर में, लेकिन एससी समुदाय के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। जब तालाब में नहाने नहीं दिया था, वो बतौर मुसलमान वो नहा सकते थे, लेकिन एक एससी को वहाँ उस तालाब में नहाने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि एससी अपने जो लड़ाइयाँ हैं वो छोड़ें, एकजुट हों और किसी ऐसे को चुनें जो उनकी पीड़ा समझता हो, जो उनका दर्द महसूस करता हो, और उन्हें अपना अधिकार लेने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये समय अब उनका है। तो इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, इससे लिहाज से तो हम समझते हैं कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी हमदर्द है। इस टाइम सबसे ज़्यादा सांसद अगर हैं तो अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान तो वहीं खंडित हो जाता है कि मुसलमानों को जाने दिया जाता था, दलितों को नहीं जाने दिया जाता था। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये शरारत है, और इसलिए कि दलित खुद को हिंदुओं से अलग महसूस करे, इसीलिए दलितों को एक अलग क्लास बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, एकता के बयान होने चाहिए, एकजुटता के बयान होने चाहिए, समाज को बांधने के बयान होने चाहिए। वो तो फिर क्या फ़र्क है जब आप बोलते हैं जी हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है देश में, तो आप भी तो फिर वही, चाहे छोटी लाइन खींच रहे हैं उस तरह की या बड़ी खींच रहे हैं, आप भी तो वही लाइन खींच रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनके सवाल जो है कि दलितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा सांसद तो भाजपा के हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? इसका मतलब दलित उनको पसंद करने तभी भाजपा के इतने सांसद जिताए गए हैं ना। अभी अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, जिस प्रकार हमने शुरुआत भी की है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये तो अभी बाद की बात है, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो इन चुनावों में कौन सा दल कहां पर आपको खड़ा दिखाई देता है अभी मौजूदा हालात में? देखिए, ये तो बड़े भविष्य की बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, जीतने हारने की बात नहीं कर रहे हम, क्या स्थिति रहेगी कि किन दलों को जनता का समर्थन मिल सकता है, थोड़ा सही बहुत ज़्यादा सही? देखिए, कांग्रेस का भी आपने जिक्र किया, कांग्रेस में 2 खुले रूप से दड़े, आज़ाद साहब का और मीर साहब का। चूँकि बीजेपी इंटैक्ट है, अपनी जगह पूरी तरह संगठित है, और बीजेपी आज की डेट में देश की सबसे रईस पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, रिसोर्सेज की पार्टी है, तो उसके पास ज़्यादा कार्यकर्ता भी उसी के पास है, सब कुछ है उसके पास।
लेकिन मुझे एक बचपन में हमने सुना था कि बिरला जी जो थे बहुत बड़े अरबपति उद्योगपति थे, बहुत बड़ा उद्योग घराना, उन्होंने राजस्थान में पिलानी जिला बसाया था, पिलानी, जहाँ बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब तरह की शक्तियाँ हों और आप जीत जाएं, ये आवाम के मूड पर है, जनता के मूड पर है, जनता किसको चुनती है। चूँकि जो लोगों की हम बात सुनते हैं, इवन बीजेपी कैडर दबी जुबान में कहते हैं यूटी बनने के बाद जितना जम्मू को त्रस्त होना पड़ा है विभिन्न मुद्दों को लेकर, और कोई सुनवाई नहीं है, नौकरशाही तो सुनती नहीं है, और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है उनके नेता उनको उपलब्ध नहीं होते, 2-4 को छोड़ दीजिए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपका कमिटेड वोट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो 2014 में आपको जो वोट मिला था, एक मोदी नाम का तूफान था, तूफान, एक लहर थी, 25 तब सीटें आई थी तूफान में, तब आंख बंद करके मोदी 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 हो रहा था। आज स्थितियाँ बदली हुई हैं, सब आदमी जानते हैं। स्टेट टूटी, चलो 370 टूटी, वो तो ज़रूरी था, बड़े से लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, गोरखा समुदाय था, बाल्टी समुदाय, वो एक उन्होंने बड़ा एक नायाब कदम उठाया मोदी सरकार का, उनके खाते में बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट जाता है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव सरकार गिर गई पीडीपी बीजेपी की, उसके बाद लगातार गवर्नर रूल चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चल रहा है, यूटी बना दी गई, तो इससे लोगों के मसले जो हैं और ख़राब होते गए, और कहीं सुनवाई नहीं है, नौकरशाह सुनता ही नहीं है, आप उनको जो मर्जी कह दी। मैंने कविंद्र गुप्ता जी का भी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी खुले शब्दों में कह दिया था कि बीजेपी आने से नौकरशाही जो है वो निराश है और नौकरशाही को अपना रवैया बदलना। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे, कभी भी किसी भी स्टेट में, इस स्टेट में खासतौर से हम अपनी स्टेट की बात करते हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के कार्ड कभी रिन्यूअल से रुके नहीं है। ये पहला शायद मर्तबा है कि इसी दौर में, ये साल खत्म होने को है, लेकिन इस साल एक्रेडिटेशन कार्ड ना जम्मू के ना कश्मीर के, 2 साल से तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो रिन्यू नहीं हुए। 2 साल से तो मैंने भी फाइल दे रखी है, रिन्यू नहीं हुए, मीटिंग नहीं हुई जी। आप देखिए ना, ये विडंबना है जब पत्रकारों के साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ ये सलूक है इस नौकरशाही का, तो आम आदमी की क्या बिसात है, आम आदमी क्या सुनेंगे, ये 50 कहानियां बना देंगे। और पिछले दिनों जिस तरह एक के बाद एक मसला सामने आता रहा जम्मू को लेकर, क्या इनके तौर तरीके रहे बात करने के। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जो मेन मुद्दे पे आते हैं, देखो चुनाव की उम्मीद तो हमें भी है कि चुनाव परिसीमन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार करवा सकती है, करवाएगी नहीं, करवा सकती है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर होगा कि उनको रिपोर्ट्स क्या जाती हैं, 5 राज्यों के चुनाव कैसे नतीजे निकलते हैं, ये भी जानकार कहते हैं कि उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, और प्लस क्योंकि यहाँ के बारे में सब रिपोर्ट है। पूर्ववर्ती जब पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार थी, भाजपा किस किस नेता ने चांदी कूटी है, वो भी जानकारी दिल्ली तक है, कोई ये ना समझे उनको नहीं पता। हमारे अपने मित्र हैं, सूत्र हैं, वो बताते हैं, फाइलें सबकी हैं। लेकिन ये है कि चुनाव कब होंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि परिसीमन की रिपोर्ट आए आयोग की तो चुनाव का ऐलान हो, लेकिन निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि हम चुनाव एकदम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वर्मा साहब जिन्होंने बड़ी बारीकी से सब कुछ कह भी दिया और कुछ भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया है कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें उन पर ही निर्भर करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अर्थ यही है, अगर भाजपा को वहां फायदा होता है तो जम्मू कश्मीर को जल्द चुनाव देखने को मिल सकते हैं, अगर भाजपा को वहां नुकसान होता है तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।